सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो टॉपिक है, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन जो जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, सेंट्रल सर्विसेज हो गया, फिर आपका प्रोविंशियल सर्विसेज है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, लोकल सर्विसेज है, लेकिन सबसे ऊपर में ऑल इंडिया सर्विसेज है। और क्वेश्चन भी ऑल इंडिया सर्विस से ज़्यादा आता है। कई दफ़ा ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस को मिलाकर पूछता है। समझ रहे? ऑल इंडिया सर्विसेज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम लोग इसी पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक में और हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी भी सिलेबस में दिया है, रिक्रूटिंग एजेंसी पर। यूपीएससी पर कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन एज़ बीइंग स्टूडेंट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। साथ ही है कि ऑल इंडिया सर्विसेज़ के या जो सिविल सर्विसेज़ है, हायर सिविल सर्विसेज़ है, इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी हम लोग वही सब पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज़। समझ रहे हैं? क्लियर है? ऑल इंडिया सर्विसेज हमारा टॉपिक का हिस्सा होगा। जैसा कि आपको मैं बतलाऊँ कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना, भारत और पाकिस्तान विश्व में यही 2 देश हैं, जहाँ पर इस तरह का सेवा है। अदरवाइज़ और भी कहीं कहीं भी और पाकिस्तान के अलावे कहीं भी इस तरह की सेवा नहीं है। समझ रहे? भारत और पाकिस्तान के अलावे कहीं नहीं है। समझ रहे हैं? तो ऑल इंडिया सर्विस पाकिस्तान में शायद कहलाता होगा, ऑल इंडिया पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान सर्विसेज कहलाता है, इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाता है, समझ रहे हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज चूँकि भारत और पाकिस्तान तो शुरू में एक ही थे, 1947 में विभाजन हो गया और 2 अलग-अलग हो गए। बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश का अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी है, वहाँ यूनिटरी स्टेट्स है, वहाँ पर प्रांत वगैरह नहीं है। कि जहाँ जो संघीय टाइप की व्यवस्था होती है ना, उसी में ऑल इंडिया सर्विसेज देखने को मिलता है। तो वही हम लोग अभी देख रहे हैं। क्लियर है? अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, तो वर्चुअली क्या है? मतलब आप कह सकते हो मतलब अखिल भारतीय सेवा जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। ये भारतीय प्रशासन का समग्र एक विशिष्ट पहचान है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट कहते हैं स्पेसिफिक फीचर है, मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज। मैंने आपको बतलाया कि भारत और पाकिस्तान के अलावे कहीं भी किसी भी देश में इस तरह का कोई सेवा नहीं है। समझ रहे? केवल इंडिया और पाकिस्तान में ही है। सरदार पटेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया सर्विस के जनक कहते हैं। मतलब ऑल इंडिया सर्विस के जनक किसको कहा जाता है? और पाकिस्तान को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसका स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ। इसकी स्थापना कब हुआ है? ब्रिटिश काल में हुआ है। और ब्रिटिश काल में इसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश काल में इसको कहा जाता था सेक्रेटरी मतलब सर्विसेज टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, सर्विसेज टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। समझ रहे हैं? जैसा कि आप जानते हो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था 1857 के बाद 1858 में बना था। तो 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। यह जो होता था भारतीय मामलों का मंत्री होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और भारतीय प्रशासन के लिए किसके प्रति जवाबदेह होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता था। समझ रहे थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर? ये भारत के कार्यों का मतलब ब्रिटिश प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि। इसके सहायता के लिए 15 सदस्य क्या था? मतलब कह सकते हो कार्यकारिणी परिषद था। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? भारतीय परिषद कहते थे, जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल कहते थे। 15 मेंबर इंडियन काउंसिल वाज देयर टू एड एंड एडवाइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उसी का सर्विसेज कहलाता था। क्लियर है? मतलब आप समझ लो
ये जो है वर्चुअली मतलब 1919 में, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर भारत में सिविल सेवा के बारे में आपको मैंने पहले ही बतलाया था कि भारत में सिविल सेवा का इतिहास बड़ा पुराना है। जो मौजूदा सेवा है ना, मौजूदा सेवा जो है, समझ रहे हैं, वह वर्चुअली का इतिहास देखिए। अगर अब मैंने इस टॉपिक को शुरू में पढ़ाया था, मैंने बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, समझ, ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सेवा 2 वर्गों में बटे हुए थे। शुरू में सिविल सेवा 2 वर्गों में बटे हुए थे, और एक को हम लोग कहते थे कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, और अनकॉन्टेंट। अनकन्वेंटेड। ठीक है, याद आ गया ना? याद आ गया आपको? समझ रहे, ये यस। क्या, ये था पर्सन, पर्सन विद सेवा कहलाता था, ये गैर पर्सन विद सेवा। भारतीय लोग इसमें आते थे, इसमें नहीं आते थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एग्जाम इंग्लैंड में होता था, ये उच्च पद के लिए होता था, और इसमें मतलब ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के, जो अच्छे यूनिवर्सिटी थे वहां के लड़के, ब्रिटिश युवा, मतलब रॉयल परिवार के, सामंतवादी परिवार के, अच्छे घराने के लड़के, कुलीन परिवार के लड़के डायरेक्ट आते थे, और उनको आने के पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता था। ये अनुबंधित सेवा कहते थे। क्लियर है? तो बहुत दिनों तक ये चलते रहा। फिर आप देखते हो 1854 में, आप समझ लो, मैकाले समिति की अनुशंसा पर वर्चुअली क्या हुआ, मैकाले समिति के अनुशंसा पर पहली बार आईसीएस हुआ, आईसीएस, मैकाले समिति का ये परीक्षा का आयोजन हुआ। हमारे आईसीएस का जनक किसको कहा जाता है? आईसीएस के जनक कहलाता है मैकाले को, आईसीएस के जनक 1945। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आप देखते हो 1800, मतलब कह सकते हो 61 के बाद, यानी कि मतलब 1882 में या आसपास में, जो सिविल सेवा था वह वर्चुअली आईसीएस तक ऊपर था ही। हमारे उसके अलावा और क्या था भाई, इम्पेरियल सर्विस कहलाता था, इम्पेरियल सर्विस, प्रोविंशियल सर्विस, और सबऑर्डिनेट सर्विस, ये 3 सर्विसेज था उस समय। समझ रहे हैं? फिर आप देखते हो 1909 में, 1800 मतलब कह सकते हो 61 में सर्विस का और प्रावधान किया गया था। इसमें एक सर्विस और जोड़ दिया गया था, उसको स्टैट्यूटरी सर्विस कहते थे। समझ रहे? अब जो है सब खत्म हो गया था, और वर्चुअली स्टैट्यूटरी सर्विसेज जो था, ब्रिटिश घराना के, मतलब भारतीय रियासत के राजकुमारों को सिविल सेवा में डायरेक्ट लाने की व्यवस्था में ये क्या कहता, 1870 में प्रावधान आया था। 1879 से इसका गठन शुरू हुआ था, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस एग्जाम। समझ रहे? इसमें होता है सिविल सर्विस, इसमें होता था कि जो अंग्रेज भारत में जो देसी रियासत थे, उनके रजवाड़ा को डायरेक्ट सिविल सर्विस में लिया जाता था। फिर उसका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, और फिर एक नया क्लासिफ, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ये 1882 में आ गया। क्लियर है? फिर इधर जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तेज होता गया, वैसे वैसे क्या होता गया, भारत में परीक्षा का आयोजन करने का मांग भी तेज होता गया। और फिर आप देखते हैं कि वर्चुअली मतलब 1919 में क्या हुआ, बहुत सारे विषय केंद्र से राज्य को ट्रांसफर कर दिए गए, केंद्र से प्रांत को ट्रांसफर कर दिए गए, जिसमें शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य वगैरह बहुत सारा सर्विसेज गया। तो 1919 में अगर देखा जाए, 1919 के पहले आईसीएस टाइप का, आईसीएस के साथ साथ कालक्रम में बहुत सारा परीक्षा और जुड़ गया था। तो कुल 9 सेवा था, आईसीएस सहित 9 सेवा था, 9 सर्विसेज। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? आईसीएस सर्विस 9 सर्विसेज था। क्लियर है? जो धीरे धीरे क्या हो गया, जो सब्जेक्ट ट्रांसफर राज्य को हो गया, प्रांत को हो गया, तो इस सर्विसेज का कोई जरूरत नहीं रह गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सर्विसेज घटते चले गए। तो 1935 में ये घट के 5 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर घटकर 2 हो गए। यानी देश, जब देश आजाद हुआ, उस समय कितने ऑल इंडिया सर्विसेज थे? ऑल इंडिया सर्विसेज में
मतलब 2 सर्विसेज रह गया था, एक आईसीएस रह गया था और एक आईपी रह गया था, बाकी सब चला गया था प्रांतीय सर्विसेज में, ट्रांसफर हो गया था, इनका समाप्त हो गया था। क्लियर है? मेरी बात समझे आप? यस सर। आपको मैंने पहले सर पढ़ाया एक बार ये 1982 आईसीएस इंपीरियल सर्विसेज वाला फिर से बोल दीजिए ना। 1882 है। वही सर। 1982 में क्लासिफिकेशन हुआ था लोक सेवा का, फिर से समझ रहे? यहाँ पर जरा चेक कर लीजिएगा, जैसे आप अपना नोट्स में पहले 82 है 86 है, चेक करिए। एचिसन आयोग बना था, एचिसन आयोग के रिकमेंडेशन पर लोक सेवा का वर्गीकरण किया गया। इंपीरियल सर्विसेज, उसके बाद प्रोविंशियल सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सर्विसेज, 3 वर्ग। फिर 1909 में 7 में स्लिंगटन आयोग आया, तो स्लिंगटन आयोग के रिकमेंडेशन पर सिविल सर्विस को क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज में बांट दिया गया। समझ रहे? फिर आप देखते हो, मैंने आपको बतलाया था किसने द टर्म ऑल इंडिया सर्विस पहली बार इस्तेमाल किया था, जानकारी है आपको? सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विस शब्द किसने क्वाइन किया था, मैंने आपको बतलाया था, अगर आपको याद हो। क्या? गॉन्टलेट। हाँ, एम गॉन्टलेट ने इस्तेमाल किया था। गॉन्टलेट ने सबसे पहला मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज शब्द इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं? ये सर्विसेज ब्रिटिश काल में क्या कहलाता था? कहलाता सेक्रेटरी सर्विसेज टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाता था। भारत के राज्य सचिव के अधीन सेवाएं कहलाता था। 1919 में, अच्छा ये तो इसका मतलब क्या था? ये भारत के राज्य सचिव के अधीन सेवा था। इसका मतलब काम क्या था? ये केंद्र और राज्य, केंद्र का मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा कार्य होता विभाग था, सबके कार्यों को देखता था। लेकिन 1919 में जब बहुत सारे काम, जैसे शिक्षा हुआ, मेडिकल हुआ, हमारे फॉरेस्ट हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब इंजीनियरिंग हुआ, ये सब जब राज्यों को दे दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, तो फिर ये सर्विस का कोई प्रायोगिकता, प्रासंगिकता नहीं रह गई, इनको समाप्त कर दिया गया। तो 1919 में अगर देखा जाए, जिस समय डायआर्की आया था या मॉनफोर्ड रिफॉर्म आया था, तो वर्चुअली 9 ऑल इंडिया सर्विसेज टाइप के सर्विसेज थे, जो घटकर धीरे धीरे क्या हो गए, पहले 5 हुए, फिर 3 हुए, और जब देश आजाद हुआ उस समय मात्र 2 रह गए थे, जैसे आईसीएस कहते थे और आईपी कहते थे, जिन्हें 1947 में नाम बदल दिया गया और क्या बना दिया गया, आईएएस बना दिया गया और आईपीएस बना दिया गया। तो आईसीएस बन गया आईएएस और आईपी बन गया आईपीएस। क्लियर है? बाद में एक सर्विसेज और जुड़ा, 3 सर्विसेज का रिकमेंड किया था, लेकिन 3 सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, तो वो तो नहीं आ पाया, केवल इकोनॉमिक सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस केवल जुड़ पाया। तो एक और ऑल इंडिया सर्विसेज जुड़ा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो वर्तमान में कितने ऑल इंडिया सर्विसेज है? 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। हमारे जब देश आजाद हुआ तब बात हुई कि ऑल इंडिया सर्विसेज को रखना है या समाप्त कर देना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब का मानना था कि ये जो सेवा है ब्रिटिश कालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, और इसलिए अब इनका कोई प्रायोगिकता नहीं है, इनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल थे, अम्बेडकर थे, ये लोग का कहना मानना था, खासतौर पर सरदार पटेल को, चूंकि सरदार पटेल के हिस्से भारत को एकजुट करने की जिम्मेवारी मिली थी, देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेवारी मिली थी, समझ रहे? तो उसमें उन्होंने पाया कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों ने जिस सिंसेरिटी से, कमिटमेंट से भारत को सहयोग दिया, अगर अगर लोग उनका सहयोग ना होता तो शायद भारत में बहुत सारे देशी रियासत और प्रांत नहीं जुड़ पाते। यही कारण था कि सरदार पटेल, अंबेडकर वगैरह जो थे, ऑल ऑल इंडिया सर्विस के रखने के पक्ष में थे सर। और मैं आपको बतला दूं, सरदार पटेल के व्यक्तिगत प्रयास के वजह से ही ऑल इंडिया सर्विसेज न केवल कंटिन्यू रहा, बल्कि संविधान में दर्जा भी पाया। और फिर इसीलिए सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस के जनक हम किनको कहते हैं? सरदार पटेल को। समझ रहे हैं? सरदार पटेल के व्यक्तिगत प्रयास से ही मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज कंटिन्यू रहा।
वो आप देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे, उनमें कुछ अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में थे, कुछ नहीं थे। जैसे ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, अकाली दल, ये सब कुछ थे राजनीतिक दल जो अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में थे। लेकिन वामपंथी दल और कुछ क्षेत्रीय दल जो थे, वे अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, लेकिन सरदार पटेल के प्रयास की वजह से ही वह कंटिन्यू रहा और अनुच्छेद 300 मतलब 12 में अखिल भारतीय सेवा को एक खास जगह दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया क्लियर। तो अभी भी वर्चुअली जो है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर कंफ्यूजन तो बना ही रहता है, समझ रहे। कुछ लोग जैसे बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होना चाहिए। मतलब ज्यादातर क्षेत्रीय दल के लोगों से बात करिएगा, समझ, तो उन लोग अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय दल है वो अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में है, समझ रहे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो मैंने आपको क्या बतलाया कि जो सरदार पटेल और अंबेडकर, ये लोग अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में थे, जबकि नेहरू, गांधी, ये सब अखिल भारतीय सेवा के खिलाफ थे, समझ रहे। कांग्रेस, समझ रहे हैं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि इसके पक्ष में थे, कम्युनिस्ट पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ थे। क्लियर। तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजन रहा, लेकिन आर्टिकल 312 के तहत व्यक्तिगत प्रयास से, सरदार पटेल के व्यक्तिगत प्रयास से अखिल भारतीय सेवा को संवैधानिक दर्जा मिला। अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में क्या कहा था बताइए। अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में कि ये जो है इसका स्थापना कौन करती है, मतलब राज्यसभा के पहल पर लोक संसद द्वारा, राज्यसभा के पहल पर संसद द्वारा, मतलब अखिल भारतीय सेवा बनाने, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और समाप्त करने का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तभी अखिल भारतीय सेवा बन सकता है या समाप्त हो सकता है कि नहीं। दिस इज द बेसिक पॉइंट। अखिल भारतीय सेवा जो होता है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों का क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों का साझा नियंत्रण होता है, दोनों का साझा नियंत्रण होता है। साझा नियंत्रण का मतलब क्या होता है, साझा नियंत्रण का मतलब अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है और अंतरिम नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, समझ रहे हैं। यह जो होता है राज्य संवर्ग सेवा है। राज्य संवर्ग सेवा होने का मतलब क्या हुआ, स्टेट कैडर सर्विसेज, मतलब ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी को विभिन्न राज्यों में बांट दिया जाता है, संवर्ग राज्यों में बांट दिया जाता है, जिसमें वह सेवा देते हैं और उन्हें कुछ दिन तक प्रतिनियुक्ति पर केंद्र को सेवा देना होता है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर क्या करते हैं, केंद्र को सेवा के आधार पर केंद्र को सेवा देते हैं, समझ। फिर वह सेवा देने के बाद क्या होते हैं, लौट जाते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा का ये होता है। ठीक है, इसका जो होता है मतलब सेवा शर्त जो होता है, इसका जो सेवा शर्त होता है, इसका जो सेवा शर्त होता है, केंद्र सरकार जो होता है राज्य सरकार से परामर्श करके तय करते, केंद्र सरकार द्वारा। अभी कुछ दिन पहले इसमें आपने देखा होगा कुछ लफड़ा हुआ था राज्य सरकारों से, परामर्श के बाद तय करती है। क्लियर है। केंद्र सरकार, मतलब इसका सेवा शर्त कौन निर्धारित करता है, सेवा शर्त निर्धारित करता है केंद्र सरकार। सेवा शर्त जो होता है ना, इसका मतलब होता है अखिल भारतीय स्तर का होता है। अखिल भारतीय स्तर मतलब समझते हैं, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका वेतनमान स्ट्रक्चर वगैरह एक जैसा होगा। ठीक है, पूरे भारत में। क्लियर है। इसका जो प्रबंधन होता है, आईएएस का प्रबंधन कौन करता है बताइए। आईएएस का प्रबंधन कार्मिक मंत्रालय करता है। आईपीएस का प्रबंधन कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रबंधन कौन करता है, वन और पर्यावरण मंत्रालय। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भारत में कौन मंत्रालय है, जहां तक कर्मचारी का सवाल है, कार्मिक मंत्रालय। भारत सरकार का प्रमुख कार्मिक अभिकरण, खबर है। तो जितना लोक सेवकों का भर्ती हुआ, तौर तरीका हुआ, उसमें जो बदलाव होगा सब यही करता है, कार्मिक मंत्रालय ही करता है।
कार्मिक मंत्रालय 1985 में बना है। अब बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय भारत सरकार का कार्मिक अभिकरण यही मंत्रालय। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो होते हैं, वर्चुअली जितने राज्य हैं सबका मतलब लगभग सबका अपना कैडर होता है, लेकिन कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको मिलाकर एक संयुक्त यूनियन टेरिटरी कैडर बना दिया जाता है और उनमें कुछ राज्यों जैसे लोक सेवा अधिकारी जो होंगे वह कुछ कुछ राज्यों में जाएंगे और कुछ यूटी कैडर में भी आते हैं, जैसे जरूरत रहा उस हिसाब से। और यूटी कैडर में तो उनको विभिन्न जो भी उस यूटी कैडर में जो यूनियन टेरिटरी है उसमें घूम घूम कर यहाँ जाकर उनको भी योगदान देना होता है। समझ रहे हैं? दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? ऑल इंडिया सर्विसेज जो है क्लास 1 सर्विसेज। क्लास 1 सर्विसेज मतलब समझते हैं? ये जो होता है वर्चुअली इसमें क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 नहीं होता, क्लास 1 इनका नियुक्ति जो होता है वह किस पर होता है? मतलब होता है आपका मतलब मतलब कहते हैं मतलब सुपर टाइम मतलब होता है शुरू में रहते हैं ये लोग मतलब चलिए एक मिनट, ऐसा मेरे को कहाँ गया। सुपर टाइम स्केल लास्ट में पहुंचते हैं। सबसे पहले जूनियर स्केल में आते हैं, फिर सीनियर स्केल में होते हैं और फिर सुपर टाइम स्केल में आते हैं। यानी जो डीएम वगैरह सब रहता है जूनियर स्केल में रहता है, फिर वो कमिश्नर वगैरह बन जाता है तो सीनियर स्केल में आता है, और अंत में रिटायरमेंट करते समय जब सचिव वगैरह बनता है तो उसमें क्या रहता है सुपर टाइम स्केल पे, मतलब एकदम लास्ट पे आ जाता है जब अंतिम में। क्लियर है? तो कितने वर्गों में लोक सेवा को ऑल इंडिया सर्विसेज को बांटा गया है? मतलब ग्रेड के आधार पर 3 वर्ग, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और सुपर टाइम स्केल। तो जूनियर स्केल में नीचे का अधिकारी मतलब अपॉइंटमेंट के में जूनियर स्केल, फिर कालक्रम में पदोन्नत होकर सीनियर स्केल और लास्ट में आते आते आपका सुपर टाइम स्केल पे। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? समझ रहे हैं? यस सर। तो कितने ऑल इंडिया सर्विस है भारत में? 3। 3। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इकोनॉमिक सर्विस को भी ऑल इंडिया सर्विसेज बोल देते हैं। इकोनॉमिक सर्विस, स्टैटिस्टिकल सर्विस ये सब केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अखिल भारतीय सेवा में मात्र 3 सेवा है और तीनों कैडर सर्विसेज है। सबसे सबका कैडर का मतलब समझते हैं? जब इनके रिक्रूटमेंट होता है उसी समय इनका कैडर तय हो जाता है। इसलिए जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में 2 तरह से लोग जाते हैं। कैसे कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में जाते हैं? एक तो जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम से, दूसरा कैसे आता है बताइए? प्रमोशन से। जरा अखिल भारतीय सेवा के बारे में मैं आपके सामने 10 पॉइंट लिखना चाहूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट हुआ कि ये जो है भारत और पाकिस्तान के अलावे कहीं नहीं, भारत और पाकिस्तान के अलावे कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। चाहे दूसरा जो है यह जो होता है आर्टिकल 312 के तहत संसद द्वारा बनता है, ये ना होता है। तीसरा मैंने बताया वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विस, समझ रहे हैं? चौथा बतलाया आपको सरदार पटेल जो है इसके जनक है। फिर इसका वजह बतलाया इसका सेवा शर्त क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से परामर्श के बाद, लेकिन कुछ दिन पहले इसमें कुछ चेंज हुआ था तो पूरा पेपर में छपा भी था। इसमें होता है केंद्र और सरकार राज्य दोनों का साझा नियंत्रण रहता है, दोनों और राज्य दोनों का साझा नियंत्रण, समझ रहे? केंद्र अंतिम नियंत्रण रखती है। जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी किसके प्रसाद? 310 आर्टिकल 310 पढ़ा होगा ना। 310 में क्या होता है? 310 कहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब समझते हैं?
मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक, मतलब इनको हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, राज्य सरकार हटा नहीं सकती इसको। समझ रहे हैं? ये राज्य संवर्ग सेवा है, राज्य संवर्ग सेवा। केंद्र का अपना कोई संवर्ग नहीं, राज्य का अपना कोई संवर्ग नहीं है, केंद्र का अपना, ठीक है? ये राज्य संवर्ग सेवा। समझ रहे? फिर मैंने बतलाया इनका 3 स्केल होता है, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और सुपर टैब स्केल, ठीक है? सुपर समझ हो गया, क्लियर हो गया ना? फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में थोड़ा मैं पॉइंट बतला रहा था। अभी बतला दूं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अभी तक बात बहुत सेवा बनने की चल रही है। जैसे भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज बना दिया जाए, भारतीय जुडिशल सर्विस को ऑल इंडिया सर्विसेज बना दिया जाए, लेकिन वर्चुअली आज तक नहीं बन पाया। अभी हाल में सुना होगा आपने, राष्ट्रपति महोदया ने शायद बोली थी भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में, लेकिन अभी भी मतलब पेंडिंग है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज बनने के क्यू में बहुत सारा सर्विसेज है, लेकिन बना नहीं, लेकिन घटा भी नहीं। जबकि तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्थापित रजमन्नार समिति ने इसको समाप्त करने की बात कही। समझ रहे? वही सरकारिया आयोग जो केंद्र राज्य संबंध पर बना था, फिर आप देखते हैं क्या नाम है, अभी हाल में पूंछी आयोग बना, इन सबों ने अखिल भारतीय सेवा को रखने की बात कही। यानी अखिल भारतीय सेवा को लेकर मतलब अभी जो है मोटा मोटी देखा जाए तो थोड़ा एक मत का अभाव है। क्षेत्रीय दल का जहां तक मानना है वे लोग अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में नहीं है, और राष्ट्रीय दल अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में। समझ रहे? जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में लफड़ा हुआ था, समझ रहे? उसको उनको लेकर तो सपा सरकार, जो समाजवादी पार्टी सरकार थी यूपी उत्तर प्रदेश में, और केंद्र सरकार, केंद्र में यूपीए सरकार थी, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा मतभेद हो गया था। और जो सपा सरकार थी उन्होंने राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को साफ शब्दों में बोल दिया, हमें आपके सेवा से काम नहीं करना है, हमें आपका ऑल इंडिया सर्विस नहीं चाहिए, हमें आपका आईएएस नहीं चाहिए, आप अपने आईएएस को ले आइए, हम अपने अधिकारियों से काम करवा लेंगे। क्लियर है? तो इसमें काफी बात आगे बढ़ गया था। एनीवे, खैर अभी भी मोटा मोटी वही स्थिति है। जैसे जो भारतीय जुडिशियल सेवा, मतलब उस पर 1976 में ही संसद ने प्रस्ताव पारित कर रखी है, ये बनना चाहिए, लेकिन आज 1976 से देखा जाए तो कितना वर्ष हो गया, करीब 50 वर्ष होने को आया, अभी तक लंबित है। ठीक है? अब देखिए अब आने वाले दिनों में बनता है अथवा नहीं, तो वही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के बारे में समझ रहे हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों है। तो हम लोग देखते हैं पक्ष क्या कहता है और विपक्ष क्या कहता है, मतलब अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तर्क क्या है कि अखिल भारतीय सेवा के होने से राष्ट्रीय परिदृश्य क्या होता है, मजबूत होता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलता है, राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप देखते हैं कि तमिलनाडु में पंजाबी अधिकारी काम करता है, और देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में साउथ इंडिया का अधिकारी काम करता है, तो इससे राष्ट्रीय एकता एकीकरण को बल मिलता है। समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वर्चुअली, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दक्षता, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो होता है ऑल इंडिया स्तर पर भर्ती किया जाता है। इंडिया के टॉप अधिकारी इसमें चुने जाते हैं, टॉप मेरिट वाले लड़के चुने जाते हैं। निश्चित रूप से इसकी दक्षता बहुत ज्यादा होती है, और इससे फायदा क्या होता है कि राज्य का पास भी बिना खर्च किए श्रेष्ठ मानव संसाधन का लाभ संभव होता है। तो जहाँ तक दक्षता का सवाल है, अखिल भारतीय सेवा का दक्षता अधिक होने का वजह यही है कि यह केंद्र स्तर पर आयोजित होता है इसकी परीक्षा, और जो देश के श्रेष्ठ प्रतिभा होते हैं इसके प्रति आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी का चयन एक साथ होता है, इनका प्रशिक्षण एक साथ होता है, समझ रहे हैं? इनके अधिकारी विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, तो इनकी उपस्थिति से देश में एकरूपता बनी रहती, प्रशासन में एकरूपता बनी रहती,
समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस का जो व्यवस्था है, उससे क्या होता है, सहकारी संघवाद की भावना को बल मिलता है। सहकारिता के भावना पर आधारित संघवाद को बल मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब दोनों एक दूसरे को सहयोग की भावना से काम करते हैं। और चूंकि एक यही अधिकारी केंद्र में जाता है, ये अधिकारी राज्य में रहता है, तो जो विभिन्न अधिकारियों के बीच में पर्सनल इक्वेशन जो होता है, वह भी केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करता है और बहुत अच्छा से लाभान्वित करता है। फिर आप देखते हैं ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संचयी व्यवस्था है, क्योंकि ये मतलब जितने सिविल सर्विस होते हैं या जितने युवा होते हैं प्रतिभावान, सब ऑल इंडिया सर्विसेज के प्रति आकर्षित होते हैं, समझ रहे? और सब इसमें एग्जाम में आते हैं, और इससे जो जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो सब टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट रहते हैं। तो प्रतिभा का संचय और राज्य को उसका लाभ मिल जाता है। जब देश में राष्ट्रपति शासन लगा होता है, मतलब राज्य में, और राज्य का शासन केंद्र अपने हाथ में ले लेती है, तो उस परिस्थिति में केंद्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का खासतौर पर राष्ट्रपति शासन के दौरान महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आप क्या देखते हैं, स्वतंत्रता। ये जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, वह ऑल इंडिया स्तर पर काम करते हैं, ऑल इंडिया स्तर पर काम करते हैं। और यह जो होते हैं दलगत और संकीर्ण राजनीति से क्या होते हैं, ऊपर रहकर काम करते हैं। दलगत और संकीर्ण राजनीति से ऊपर रहकर काम करते हैं। ये वहाँ के दलगत राजनीति पॉलिटिक्स वगैरह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं। रिच अनुभव, ये क्या होता है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का चूंकि बैकग्राउंड बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहता है, विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव रहता है, जिससे प्रशासन क्या होता है, लाभान्वित होता है। फिर राज्यों का लाभ, राज्यों को चूंकि पहले से धन का अभाव है, संसाधन का अभाव है, तो उस परिस्थिति में ऑल इंडिया सर्विसेज से क्या होता है, राज्यों को लाभ मिलता है कि उन्हें बिना खर्च किए हुए अच्छे कॉम्पिटेंट अधिकारी का सेवा मिल जाता है, निरंतरता। अखिल भारतीय सेवा की वजह से क्या होता है, प्रशासन में निरंतरता बनी रहती है। राष्ट्रपति शासन रहे तभी प्रशासन गड़बड़ नहीं होता है, चलता ही रहता है। जैसे आपने देखा 1772 से जब से वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर का पद बनाया, तब से लगातार आज तक देखा जाए तो प्रशासन निरंतर मतलब चलता ही रहे। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं? राष्ट्रपति शासन रहे, चुनाव आए, समझ रहे हैं, मतलब समान परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शासन कंटिन्यू रहता है। किसके वजह से, अखिल भारतीय सेवा के उपस्थिति के कारण। सर ब्रिटिश, इसलिए इसको स्टील फ्रेम सेवा कहते हैं, फौलादी सेवा कहलाता था। और ब्रिटिश काल में इसको फौलादी सेवा क्यों कहा जाता था, स्टील फ्रेम में सेवा, मतलब एकदम ठीक है। इसे स्वर्ग से जन्मा सेवा कहता था, मतलब एकदम इतना, मतलब चूंकि टॉप लोग इसमें आते थे, और इसका सर्विस कंडीशन इतना बेहतर होता है कि इसमें क्लास 1 से सीधे लोग आते ही है। तो क्लास 1, इसमें क्लास 2 होता ही नहीं, क्लास 1 से आपका ज्वाइनिंग है। आपका ज्वाइनिंग होगा सब कलेक्टर से, समझ रहे? आपका मतलब सब डिविजनल सब कलेक्टर से आपका पहला ज्वाइनिंग होगा। और रिटायर कहाँ करेंगे, रिटायर आप करेंगे चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। कितना लंबा यात्रा है कि नहीं? इसलिए सब लोग इस पे मतलब अट्रैक्टेड रहते हैं, जितने सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं या कैरियर के मेकिंग के फेज में रहते हैं, सबको फैसिनेट करता है अखिल भारतीय सेवा, खासतौर पर उस पर आईएएस, आईएएस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि नहीं? जैसे आप देखते हो अभी 12वीं फेल में लड़का जो है, क्या है 12वीं फेल में आईपीएस बना, पूरा उस पर कितना देखते, सोशल मीडिया पे डेली छाया रहता है कि नहीं? आईपीएस बन गया, आईपीएस। अभी तो बीपीएससी में 68 से लगता है मेंस कर, किसका आया 67 का रिजल्ट आया जी?
नो सर, अभी 68 का। 68 का फाइनल रिजल्ट आया। पूरा माहौल गर्म है अभी, बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, है कि नहीं? यस सर। चलिए बढ़िया है। ये जो नया पैटर्न पर पहला एग्जाम था ना, ये यस सर। नया पैटर्न बहुत सही। चलिए अच्छा है। अब आप लोग भी न्यू क्वालिफाई कीजिए। कैसा मतलब लोग का अनुभव है पिछले एग्जाम से, ये एग्जाम कैसा है? पहले जो पैटर्न यस पर सर, होता था। मतलब सर इस बार जब से मतलब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया है ना, तब से मतलब हर साल टॉप 10 में 5-6 इंजीनियर्स ही रहते थे, बट इस साल ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी टॉपर्स बने हैं। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत सही। बहुत अच्छा। और जनरल स्टडी केवल क्राइटेरिया बन गया। अब है कि यस ऑप्शनल तो कोई सर। क्राइटेरिया है ही नहीं। अब जनरल स्टडी में जिनका नॉलेज बेटर होगा और कवरेज अच्छा होगा, है कि ना, राइटिंग स्किल अच्छा होगा, वो क्वालिफाई करेंगे, है कि नहीं? यस सर, तो बस ऐसे वगैरह भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया इस बार। तो इसलिए इससे फायदा ये हो गया कि जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी। अच्छा, इंग्लिश मीडियम का लगता है अभी भी थोड़ा क्रेज ज्यादा है ना रिजल्ट में, यस कि सर। हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम तो एक्चुअली क्या है कि अभी मोटा मोटी देखा जाए तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी सीबीएसई का है या आईसीएसई का अंग्रेजी मीडियम पर ही ज्यादा फोकस, इसलिए ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही लोग आ रहे हैं ज्यादा। हिंदी मीडियम का तो गांव वगैरह भी रह गया, वहां भी धीरे धीरे कम हो रहा है। एनीवे, अभी हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज जब आ गया, समझ रहे हैं, स्वतंत्रता बाद के प्राप्ति के बाद कंटिन्यू रह गया, तो मैंने बताया कि इस पर बहुत राजनीति हुआ। और सबसे पहला जो केंद्र राज्य संबंध पर विवाद उठा था, वो किसको लेकर उठा था? अखिल भारतीय सेवा को लेकर ही उठा था। और कहाँ उठा था ये भी मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु केरल में उठा था। अखिल भारतीय सेवा के प्रासंगिकता पर सबसे पहला सवाल उठा था केरल में, सर्वप्रथम विवाद हुआ केरल में हुआ था। केरल के मुख्यमंत्री उस समय थे EMS नंबूदरीपाद। और EMS नंबूदरीपाद, तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि जिस बच्चे को भारत जो राज्य का भाषा की जानकारी है ना, संस्कृति की जानकारी है, और राज्य को क्या सेवा देगा? समझ रहे हैं? तो इसको लेकर काफी मामला गरमाया था। और अभी भी देखते हैं कुछ एक मामलों में फिर तमिलनाडु जो था, रजमन्नार समिति बनाया, एक रजमन्नार समिति बनाया था केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन करने के लिए, जिसने ऑल इंडिया सर्विसेज को समाप्त करने की अनुशंसा कर लो, समाप्त करने का अनुशंसा किया। समझ रहे? लेकिन मतलब चूंकि राज्य सरकार की समिति थी इसलिए उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया। समझ रहे? फिर लेकिन इधर आप देख रहे हैं सरकारी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर अब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पूंची आयोग, सब ऑल इंडिया सर्विस के पक्ष में दिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा दो, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 था और अभी 3 है। 3 है क्यों है, आगे क्यों नहीं बन पाया? अखिल भारतीय से न्यायिक सेवा क्यों नहीं बन पा रहा? भारतीय न्यायिक सेवा क्यों नहीं बन पा रहा है? ये भी अखिल भारतीय सेवा होता अगर बन जाता तो भारतीय न्यायिक सेवा। तो सबसे पहला कुछ लोगों का कहना है कि इस पर अतीत का प्रभाव है, हैंग ओवर ऑफ पास्ट, क्योंकि ये ब्रिटिश काल में बना था, ब्रिटिश हितों को ध्यान में रख के बना था। अब इसको कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं है, हैंग ओवर ऑफ पास्ट कहलाता है कि नहीं? दूसरा जो कहलाता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत एक फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट में अखिल भारतीय सेवा एकात्मकता का प्रतीक है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं, इसको खत्म ही कर देना चाहिए। क्लियर है? तो चूंकि संघवाद, भारत संघवाद है और अखिल भारतीय सेवा उसके विपरीत पड़ जाता है, उसे कमजोर कर रहा होता है। तीसरा बोलता है कि जो राज्य स्तर पर जो लोक सेवकों का खासतौर पर IAS का जवाबदेही होना चाहिए, वह जनरली अभाव देखा जाता है। इससे मंत्रीय जवाबदेहिता का सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
समझ रहे हैं? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी जो होते हैं, राज्य के मंत्री को उतना तरजीह नहीं देते हैं, और वो ज़्यादातर केंद्र के से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इसलिए ये भी एक दिक्कत होता है। फिर ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी सब राज्यों में बराबर नहीं है, कुछ राज्य में ज़्यादा है, जो बड़ा राज्य में ज़्यादा है, छोटे राज्य में कम है, तो समान रिप्रेजेंटेशन नहीं। फिर आप देखते हैं अखिल भारतीय सेवा वित्तीय बोझ को बढ़ाता है, राज्य के वित्तीय बोझ को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब राज्य पहले ही से पैसा नहीं, अब इसका वेतनमान अधिक है, इनके वेतनमान के चक्कर में राज्य के अधिकारियों का भी वेतन बढ़ाना पड़ता है, तो राज्य पर वित्तीय बोझ क्या होता है? ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ये जो होता है राज्य सेवा के अधिकारियों को हतोत्साहित करता है, राज्य सेवा के प्रमोशन रेवेन्यू को कम करता है, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि नहीं? ये जैसे जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप पीसीएस क्वालीफाई कीजिएगा, जैसे कोई सीनियर डिप्टी कलेक्टर ही क्वालीफाई किया, तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर क्वालीफाई करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डीएम जाएगा, और क्या डीएम कमिश्नर बहुत गया तो कमिश्नर बहुत कम, रेयर ही होता होगा जो कमिश्नर पर रिटायर करता हो, ज़्यादातर एडीएम पर रिटायर कर जाता है, एससी पर रिटायर कर गया, थोड़ा कम उम्र में ज्वाइन किया है तो डिस्ट्रिक्ट डीसी बना, अगर और भी कम उम्र में गया है और सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो कमिश्नर तक गया, लेकिन उससे ऊपर तो नहीं जाएगा। और ये जो दूसरा लेवल पर एग्जाम होता है, जो आईएएस क्वालीफाई करके आते हैं उन लोग, वो लोग कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। हम आपको बता रहे थे उस समय अच्छा एक और देख लीजिए। अच्छा राज्य के जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं, उनको राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से होगा? वो चूंकि दूसरे राज्य के होते हैं, इसलिए उनको राज्य की जानकारी नहीं होती, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर जो धरती पुत्र होते हैं, जिनको हम सन ऑफ द सॉइल कहते हैं, वह हक उनका होता है निम्न स्तर पर नौकरी लेना। समझ रहे? अगर उनका हक मार के ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी को देते हैं तो ये गलत बात है, और इससे क्या होता है? धरती पुत्र के हितों का, भावना का विखंडन होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है। ठीक है, और फिर क्या बताए, आज के तारीख में जमाना स्पेशलाइजेशन का है, प्रोफेशनलिज्म का है, और ऑल इंडिया सर्विस जो है जर्नलिज्म को बल देता है, जिसका आज बेसिकली जरूरत कमजोर पड़ता जा रहा है। हमारे तो इस आज जमाना स्पेशलाइजेशन का, और ऑल इंडिया सर्विस के लोग उसके विपरीत होते हैं, और वे विशेषज्ञता पर फोकस ज्यादा रहता है। तो ये सामान्य नेचर का ज्यादा होता है और विशेषज्ञता का अभाव रहता है। ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आज हर जगह प्रोफेशनलिज्म का डिमांड है, हर जगह स्पेशलाइज्ड कोर्सेज और बाकायदे में प्रशिक्षण के माध्यम से कोर्सेज क्या रहता है इन्हें प्रोवाइड करने का, लेकिन अभी भी वो थोड़ा उस लेवल पर नहीं आते जितना होना चाहिए। समझ रहे? तो एक विशेषज्ञता का अभाव होता है। तो आपने ऑल इंडिया सर्विस के पक्ष में भी देखा, विपक्ष में भी देखा, तो पक्ष और विपक्ष दोनों को देखने के बाद क्या आपको लगता है, ऑल इंडिया सर्विस रहना चाहिए कि जाना चाहिए? रहना चाहिए। रहना इसलिए चाहिए कि वर्चुअली देश की अखंडता, एकता को देखते हुए, भारत में विविधता को देखते हुए ज़रूरी है कि कुछ ताकतें हों, कुछ व्यवस्था हो जो ज़रूरत पड़ने पर विघटनकारी प्रवृत्ति पर अंकुश कर सके। उस हिसाब से संभावना है कि अखिल भारतीय सेवा रहना चाहिए। आप इसको कंक्लूड यही कर सकते हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने परिप्रेक्ष्य में सही है, लेकिन जैसा कि भारत में अखिल भारतीय भारत का जो विशिष्टता है, जो रूप राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें अखिल भारतीय सेवा की प्रासंगिकता पहले भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। हालाँकि पिछले दिनों विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई अखिल भारतीय सेवा और बनाने की अनुशंसा की है, जो अभी तक विचाराधीन है। उम्मीद है आने वाले दिनों में कुछ और अखिल भारतीय सेवा बने। खासतौर पर भारतीय न्यायिक सेवा का तो चांसेस है। लोगों को बोला था कि न्यायपालिका वाला लोग नहीं चाहते कि भारतीय न्यायिक सेवा आए, क्योंकि उनका प्रभाव अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं या जो लोग मतलब ऑलरेडी जुडिशियल समझ रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं आपका प्रोफेशन में उन्हीं को मौका मिलता है, परिवार वाले को मौका मिलता है, और ऑल इंडिया सर्विसेज हो जाएगा तो फिर कंपटीशन के आधार पर होगा, तो फिर
जो कॉलेजियम से जो उसका जो लाभ मिल रहा है कुछ लोगों को, वो उससे वो लगता है, और इसलिए वो न्यायपालिका का क्षेत्र में उल्लंघन मानते हैं, स्वतंत्रता के क्षेत्र में अभी तक उसको टालते रहे। ठीक है, जैसे आप जानते हो न्यायपालिका में बहुत सुधार तो बड़े दिन से लंबित है। एक है नियुक्ति में एनजीएस है, जो संसद ने पारित कर रखा है, और दूसरा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, दोनों को सर्वोच्च न्यायालय रोक रखा है। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। ठीक सर है, बोलिए। सर बोले जो अखिल भारतीय सेवा है तो वो संघवाद के विपरीत सर कैसे है? संघवाद, चूंकि भारत में जैसे देखिए, संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्ति का विभाजन। समझ रहे हैं? मतलब दोनों के अलग राजनीति हो, अलग सरकार हो, सब चीज अलग अलग हो, यह संघवाद हुआ। और अखिल भारतीय सेवा क्या है, वो दोनों में साझा बहुत सारा कॉमन चीज कर देता है। समझ रहे हो? वर्चुअली केंद्र सरकार का प्रभुत्व राज्य पर बढ़ा देता है। समझ रहे? मतलब नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होता है, राज्यों को दिया जाता है, फिर वह उसका निष्ठा जो होता है केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा होती है राज्यों के प्रति, राज्यों के मुकाबले। तो इसलिए कहा जाता है इससे संघवाद जो होता है दुष्प्रभावित होगा। ठीक है, तो लास्ट में कंक्लूड यही हम लोग करेंगे, लास्ट में कंक्लूड ये करेंगे कि अखिल भारतीय सेवा के मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों अपने परिप्रेक्ष्य में सही है, लेकिन भारतीय भू राजनीतिक परिदृश्य में अखिल भारतीय सेवा की खास जगह है, प्रायोगिकता है, प्रासंगिकता है। और वर्तमान में तो अभी कुछ और अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रक्रम चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी परिदृश्य देखने को मिले। ठीक है, तो हम लोग आज एक टॉपिक डिस्कस किया अखिल भारतीय सेवा के बारे में। देखते हैं कल और क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धरती पुत्र समझते हैं? धरती यस पुत्र सर। लोकल लोगों का नौकरी लोकल लोग को मिलना चाहिए ना। तो लोकल लोग को ना मिलकर बाहरी आदमी आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। जो लोकल लोगों को नौकरी कहाँ मिलेगा तब? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, यस सर। सरकारें बोलते रहते कि हमारे यहाँ इतना पद जो होगा, मतलब लोकल नौकरी बाहरी लोगों को नहीं दिया जाएगा। कई दफा बोलते रहते हैं ना, बहुत सारे राज्य सरकार का सुनते रहते हैं आप। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं। आप इस बीच में कुछ क्वेश्चन लेते आइएगा, डिस्कस करते हैं उसके बाद, है कि नहीं? देखते हैं क्या संभावना है। ओके सर। ठीक।